सब है रिंको यहाँ पर जलाने के लिए? अच्छा, अगरबत्ती। अच्छा, कोई बात। गुड मॉर्निंग बच्चे, आदत बना लीजिए ना। मेरे कमरे में काफ़ी मच्छर है तो हमको परेशानी हो रही है थोड़ी। दो मिनट और रुकिए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। देखिए, हमने बोला था कि ये क्लास आपका एकदम बिगिनिंग से चलेगा, तो इंग्लिश में बिगिनिंग होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट ही बिगिनिंग होता है, ठीक है। जब बात इंग्लिश अल्फ़ाबेट की करते हैं तो हम लोग सब जानते हैं कि कितने लेटर्स होते हैं बच्चों। देयर आर 26 लेटर्स, है ना। ये 26 लेटर्स में से सब धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये जो 26 लेटर्स हैं इनमें दो तरह के होते हैं, आप सब जानते हैं, कॉन्सोनेंट्स और एक होता है वॉवेल्स, ठीक है। एक तीसरा चीज भी होता है जो कभी कभी हम लोग बात ज़्यादा नहीं करते उसके बारे में, सेमी वॉवेल्स, ठीक है। एक कॉन्सोनेंट वॉवेल्स के बारे में हम लोगों को लेटर्स के बारे में बोला जाता है कि ये जो है 5 लेटर्स हैं इसमें जिनको कि वॉवेल्स बोला जाता है, ए, ई, आई, ओ और यू, ठीक है। ये हाफ ट्रूथ है, ये कंप्लीटली वॉवेल्स नहीं है, क्योंकि ये जो ए, ई, आई, ओ, यू है इसमें से बहुत सारा ऐसा लेटर है जो बहुत बार दिखने में और लिखने में तो वॉवेल्स होता है, साउंड में नहीं होता, तब उनको वॉवेल्स कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है। जैसे आप अम्ब्रेला लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो यू है बेटा वो क्या है, वॉवेल्स है, ठीक है। लेकिन जैसे यूनिवर्सिटी लिखते हैं, यूनिवर्सिटी, यही यू लेटर, जो लेटर आपने अभी लिखा था अम्ब्रेला में, वही लेटर अब यहाँ कॉन्सोनेंट हो जाता है।
ऐसा क्यों हो जाता है? अपने साउंड की वजह से। और ये वॉवेल भी इसलिए नहीं होता है कि लेटर है, वॉवेल साउंड की वजह से होता है। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? फिर से सुनना। हमने क्या बोला बच्चों? हमने बोला कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर 26 लेटर्स है। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। और इंग्लिश में जो सबसे छोटी इकाई होती है, द स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई, द स्मॉलेस्ट यूनिट, दे आर अल्फ़ाबेट। कभी भी गलती से अल्फ़ाबेट को बेटा अल्फ़ाबेट्स मत कर देना। अल्फ़ाबेट्स कर दोगे मेरी जान, इसका मतलब हो जाएगा लैंग्वेज। तो हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंग्लिश लेटर्स की बात कर रहे हैं। और जब हम लेटर्स की बात करते हैं तब फिर क्या होता है वो? तब वो अल्फ़ाबेट कहलाता, अल्फ़ाबेट्स नहीं कहलाता। मेरी बात समझ लो। जब हम लेटर्स की बात करते हैं तो अल्फ़ाबेट कहलाता है, अल्फ़ाबेट्स बोल देंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? Yes, sir. थोड़ा सा फर्क है, इस फर्क को बनाए रखना, इस फर्क को खत्म मत कर देना। ठीक है बच्चों? कल शाम वाले बैच के जितने भी बच्चे हैं उन सबको हम बताते हैं कि शाम में अचानक से मेरी तबीयत खराब हुई थी, हम जल्दी सो गए, फिर उठे थे 9:45 के आसपास हम उठे थे। ठीक है? और चूंकि आज क्लास सुबह में था तो हम रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे। हम लोग बात कर रहे हैं। तो अल्फ़ाबेट्स बोलते समय ध्यान रखिएगा कि एस लगा दीजिएगा जैसे ही ना बेटा, वैसे ही अल्फ़ाबेट्स एकदम पूरा अलग मीनिंग हो जाएगा, लैंग्वेज हो जाएगा अल्फ़ाबेट बोलना। हमने फिर से आपको हाईलाइट करेंगे 26 लेटर्स, जिसमें से 21 कॉन्सोनेंट्स, ये 5 वॉवेल्स। सेमी वॉवेल्स की बात करेंगे तो उनकी संख्या 2 है, और W और Y। और जो वॉवेल्स बताया गया आपको याद रखिएगा कि वॉवेल्स जो है लेटर्स के कारण वॉवेल्स नहीं है, वो अपने साउंड के कारण वॉवेल्स है, उनका साउंड होता है। क्योंकि हमने एक ही लेटर लिया है यू, दो अलग अलग वर्ड्स में, एक यूनिवर्सिटी में और एक अम्ब्रेला में। अम्ब्रेला में जब लेते हैं तो अपने साउंड के कारण उसको वॉवेल कंसिडर किया जाता है और एन लगाते हैं इसके पहले। और इसी को जब हम यूनिवर्सिटी में ले लेते हैं तब हम लोग इसको कॉन्सोनेंट साउंड का मानते हुए इसके साथ ए लगाते, ए यूनिवर्सिटी। ठीक है? पटना यूनिवर्सिटी इज ए वेरी फेमस यूनिवर्सिटी इन बिहार। Only a university can make society really educated. तो याद रखना कि आज के बाद से अगर कोई भी टीचर या कोई भी बुक आपको ये बताता हो कॉन्सोनेंट लेटर्स, वॉवेल लेटर्स, तो कहना नहीं यार गलत बोल रहे हो, कॉन्सोनेंट साउंड्स और वॉवेल साउंड्स। तो लेटर्स 26 है, लेकिन जब फिर साउंड्स की बात करोगे मेरी जान तब ये 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? There are 44 sounds in English। बोले सर ये ऐसे कैसे आप बोल रहे 44 साउंड्स कैसे हो जाएंगे? तो देखिए अगला हम बता रहे हैं, क्योंकि जब आप एक लेटर लेते हो ना, जैसे लिया आपने सी, तो सी का साउंड कहीं स आता है और सी का साउंड कहीं क आता है। बोलो हाँ या ना? हम गलत बोल रहे हैं किससे? है ना? हम सी एच की हम सी एच की बात नहीं कर रहे, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट सी। ओके? सी इटसेल्फ somewhere it is क and somewhere it is sa. So you can see that very clearly कि because of C there are two sounds that we can produce in English, right? Right? Take an example of G. G. Okay? So G is sometimes pronounced G and sometimes it is pronounced J also. Can you see this thing in English? For example, G-O go, G-E-T get, but G-E-R-M-A-N, why? Can you see the difference? Here G sounds like G, here G also sounds like G, but here G sounds like J, right? Take an example of cat. Here C sounds like K, but C-I-T by here sounds like S, right? So
So one letter can produce more than one sound in English. So the number of sounds is 44, while the number of letters in English is only 26. Got it? Got the difference? The number of sounds in English is 24 because one letter sometimes produce more than one sound. एक लेटर, बहुत सारे बच्चे इस क्लास को ज्वाइन करना, सबको कंपलसरी है करना, ठीक है, जितने बच्चे एडमिशन लिए हुए हैं सब, ठीक है। तो इसी वजह से साउंड्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं इंग्लिश में। हिंदी में ऐसा कभी नहीं होता है। वन लेटर प्रोड्यूसेस ऑलवेज वन साउंड, ओके, वेयर एवर यू राइट इट। क प्रोड्यूसेस ओनली साउंड ऑफ क, नथिंग एल्स, ओके। ग प्रोड्यूसेस ओनली द साउंड ऑफ ग, sh produces the sound of sa. Do you understand? So here the letters and sounds in Hindi have similarity, but in English the letters that we write and the sounds that we produce for them don't have similarity all the time, okay, and thus this type of language is called non-phonetic language. What is this called? Non-phonetic language. I hope it is quite clear to everybody. And Hindi is called phonetic language. Phonetic language means the sounds are produced always exactly the letters are written, okay, the sounds are always produced exactly the same way as the letters are written. But in English it doesn't happen so, and there are many examples of this. Silent letters are also very nice example. Like when you write psychology, right, P is silent, then what is the use of writing P? So here P and S together produce the sound of S, right? So for producing the sound of S only, there are various ways in English depending upon word to word. Getting me? अंग्रेजी में खाली स का साउंड प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। एस है, एस एच है, पी एस है, सी है। अब देखो ना, स का साउंड प्रोड्यूस करने के लिए कितने लेटर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, राइट? हिंदी में ऐसा नहीं। हिंदी में हर एक साउंड के लिए एक लेटर है और हर एक लेटर का एक फिक्स्ड साउंड है, बट इन इंग्लिश इट इज नॉट सो। तो जिस लैंग्वेज में ऐसा होता है कि लेटर्स डोंट हैव ए फिक्स्ड साउंड, दे वैरी वर्ड टू वर्ड, or you can say in other words, a single letter has more than one sound, is called non-phonetic language. Got it? And Hindi is a phonetic language. तो हमने दो बातें कही यहाँ पर, ठीक है, phonetic और non-phonetic दोनों को दिमाग में रखना है। And why I am talking about letters? As I told you that I will start English from the very beginning and the basic things will be taught. Okay? तो ये जो हम बता रहे हैं वेरी बिगिनिंग, तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वेरी बिगिनिंग क्या होता है? इंग्लिश लेटर्स होते हैं, उनसे छोटा कुछ नहीं होता, राइट? एंड व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट लेटर्स वी नीड टू टॉक अबाउट साउंड्स एट द सेम टाइम, वी शुड बी इंट्रोड्यूस्ड टू साउंड्स ऑल्सो। जिस समय हम लोग लेटर्स के बारे में पढ़ते हैं उसी समय हम लोग को साउंड्स के बारे में भी पढ़ना होता है। अगर हम लोग उस समय साउंड्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम लोग बाद में बहुत कंफ्यूज्ड होते रहेंगे। एक बेसिक कॉन्सेप्ट अभी आपको 2 लाइन से खाली मिल गया, जो हमने एक लाइन बोला कि भाई इंग्लिश में एक लेटर का एक से ज़्यादा साउंड हो सकता है। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, रूल्स खोजना ही नहीं है कि इसमें कोई रूल्स आपको मिल जाएगा, कोई मेहरबानी हो जाएगी, जल्दी से समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होना आपके साथ, ठीक है? रुक जाओ तो जरा सा कैमरा का फोकस सही करे। आई होप ये चीजें क्लियर हो रही है सबको, है ना? Yes, sir. अब जब हम बात करते हैं लेटर्स की, तो लेटर्स आर नॉट द अल्टीमेट थिंग्स, ओके? लेटर्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी मेक वर्ड्स आउट ऑफ देम। हाउ? इफ वी कंबाइन लेटर्स वी कनेक्ट लेटर्स मीनिंगफुली, है ना? व्हाट आर वर्ड्स, है ना? मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन, गेटिंग मी? मीनिंगफुल combination
मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। इनको क्या कहते हैं हम लोग? इनको हम लोग कहते हैं वर्ड्स, राइट? लाइक let us take an example of three letters C, A and T. Okay, they are combined in this way, then they give a sense of an animal. Okay, but if we combine like this, then this gives a sense of another thing, act. Okay, any action. Okay, if we combine like this, or if we combine like this, okay, out of these four combinations, first two have some sense, but the last two don't have any sense. These are not words, they are not words. Okay, why? क्योंकि ये दुनिया में किसी भी चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, और ये दोनों वर्ड्स किसी न किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन है, इसलिए क्या है? वर्ड्स है। अब जब वर्ड्स की बात करते हैं तो 62 लाख वर्ड्स है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, याद रखिएगा, है ना? अगर इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम के अंदर बात करें तो 6.2 मिलियन इतने वर्ड्स हैं। अमेजिंग है, ठीक है? संस्कृत में इससे 7 गुना वर्ड्स हैं, लगभग 7-8 गुना। संस्कृत बहुत ज्यादा रिच लैंग्वेज है, ठीक है? और संस्कृत के ओरिजिनल वर्ड्स हैं 7 से 8 गुना इसके। और जो इंग्लिश के हम बोले 6.2 मिलियन वर्ड्स, इसमें फ्रेंच के वर्ड्स शामिल हैं, इटालियन वर्ड्स शामिल हैं, कुछ हिंदी के वर्ड्स भी शामिल हैं, कुछ संस्कृत के वर्ड्स भी या संस्कृत से डिराइव्ड वर्ड्स भी शामिल हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये सारी है। 6 o'clock अर्ली मॉर्निंग, अभी थोड़ा ठंड है क्लास में आके पढ़ने के लिए, तो जो लोग ऑफलाइन आना भी चाहते हैं उनको हम कहेंगे कि भाई अभी ऑनलाइन ही करो, थोड़ा सा मौसम और ठीक हो जाने दो, होली वगैरह के बाद चले आना ऑफलाइन, बेहतर होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अब वर्ड्स तो आपने बना लिए मीनिंगफुल कंबाइन करके, ये सारे के सारे वर्ड्स प्रैक्टिकली नोबडी कैन बेयर इन देयर माइंड, नोबडी कैन बेयर इन देयर माइंड, नॉट एट ऑल। ये सारे वर्ड्स कोई भी अपने दिमाग में बेयर नहीं कर सकता, और जरूरत भी नहीं है, बिकॉज दीज 62 लाख वर्ड्स कंटेन मेनी वर्ड्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, एंड वन सिंगल पर्सन विल नॉट नीड ऑल द वर्ड्स फ्रॉम ऑल द फील्ड्स। इसमें टेक्नोलॉजी के वर्ड्स हैं, कंप्यूटर साइंस के वर्ड्स हैं, मेडिकल के वर्ड्स हैं, इंजीनियरिंग के वर्ड्स हैं, साइकोलॉजी के वर्ड्स हैं, नहीं सबके लिए ज़रूरी है। तो फिर बोले सर क्या? तो बस 3000 से 4000 वर्ड्स ऐसे हैं बच्चों जो सबको ज़रूरत पड़ती है। हमने कितना बोला? 3000 to 4000 वर्ड्स, और इनको कीवर्ड्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि इंग्लिश में अगर कुछ भी डिफाइन करना हो इन शब्दों के बिना आप नहीं कर सकते, ठीक है? और ये 3 से 4000 वर्ड्स हो, ठीक है, या 6.2 मिलियन वर्ड्स हो, इनको अलग अलग ग्रुप्स में रखा गया सो दैट वी कैन स्टडी देम बेटर। और ऐसे ग्रुप्स की संख्या 8 है जिनको हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। व्हाट डू वी कॉल देम? पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबको पता है नाम, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन और प्रीपोजिशन, राइट है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, कंजंक्शन, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन, राइट? चलो जानकारी के लिए एक बार लिख ही देते हैं, शायद कोई कंफ्यूज हो। नाउन, प्रोनाउन, नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स, डी साइलेंट रख के बोलना, डी का साउंड नहीं निकालना है। एडजेक्टिव्स बोलने की आदत है हम लोगों को बचपन से अपने टीचर्स को सुन सुन के, क्योंकि टीचर से गलत प्रोनाउंस करे तो बच्चों को भी आदत पड़ जाती है गलत प्रोनाउंस करने की। तो नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, राइट? और उसके बाद क्या बोलेंगे बेटा? वर्ब्स। क्या बोलेंगे बच्चों?
इसको बोलेंगे Verb. वर्ब्स। इसमें डी साइलेंट नहीं है, याद रखना। एडवर्ब्स में डी साइलेंट नहीं है, डी का साउंड है एडवर्ब्स। ओके, कंजंक्शंस, स्पेलिंग गौर करना बच्चों। प्रीपोजिशंस और इंटरजेक्शंस, स्पेलिंग गौर करना। राइट ना, इसमें डी इज साइलेंट, इसमें डी साइलेंट है, याद रखना, और इसमें डी का साउंड है। ये दो फर्क है। आउट ऑफ दीज 8 द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वर्ब, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है, जिसको हिंदी में आप क्रिया के नाम से जानते हो। माँ क्रिया, बाप क्रिया, डोंट से क्रिया, बेटर से इट काम, और इन इंग्लिश इट इज नोन एज वर्क। You can call it action also. Whole English language can never be considered. Its existence cannot be even imagined without verbs. पूरे हिंदी अंग्रेजी भाषा का ही अस्तित्व खत्म हो जाएगा वर्ब के बिना, याद रखना। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कुछ भी बचेगा ही नहीं if there are no verbs, because verbs are the particles in a sentence which combine all other things. ठीक है, बोलो ऐसे कैसे सर? देखो हम बताते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वर्ब सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ब ही है जो सेंटेंस फॉर्मेशन करवाता है। इंग्लिश के अंदर चाहे जितना बड़ा से बड़ा सेंटेंस हो, वर्ब के बिना नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ रूल्स रेगुलेशंस नहीं होंगे, इस कोर्स में बहुत सारा प्रैक्टिकल प्रैक्टिस है, बहुत सारा प्रैक्टिकल प्रैक्टिस है। बात समझ में आ रही है आपको? अब वर्ब क्या होता है, तो आइए सबसे पहले इसके बारे में बात करें। जैसा कि हमने कहा, वर्क काम है ना, जितना भी काम है। काम कैसा हो सकता है बच्चों? काम कैसा कैसा हो सकता है बताओ? तो काम हो सकता है फिजिकल, हाँ या ना, सोच के देखो। मेंटल हो सकता है, हाँ या ना, सोच के देखो। और इमोशनल भी हो सकता है काम, राइट? रोशनी बेटा, Ganesh is also supposed to attend this class very sincerely and regularly. I told you. ठीक है? I don't know whether he is there in the class or not. कि वो अभी सोया हुआ है क्या, शायद लेट से सोने की आदत है उस बच्चे को। No sir. अच्छा है, वेरी गुड मेरी जान, बहुत अच्छी, शाबाश शाबाश। ठीक है, और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसमें फिजिकल और मेंटल कंबाइंड होता है, या फिजिकल और इमोशनल कंबाइंड होता है, राइट? है ना? तो सारी चीजें आप में से कुछ बता सकते हैं बच्चे, किसी एग्जाम्पल को, वर्ब का एग्जाम्पल, हिंदी में, इंग्लिश में, किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में बोलो। फिर से बोल रहे हैं, क्लास ट्रिप करे पावर कट के कारण तो घबराना मत, 1 से 2 मिनट में हम वापस रिकनेक्ट हो जाएंगे आप लोगों के साथ। बताओ बच्चों, खाना, खेलना, हाँ बिल्कुल, ये सारी चीजें। सोचना इज वर्ब और नॉट। आपने क्या बोला? खाना, खेलना, उठना, सोचना, प्यार करना, गुस्सा करना, शादी भी करना। हाँ जी, शादी करना सबसे इम्पोर्टेंट काम। अरे गजब, ठीक है। रोना, हाँ रोना, वेरी गुड। अनिकेत अपने ले। हाँ, तो आप देख रहे हैं ना हिंदी में। हाँ ठीक है, हो गया नाना। खाना के बिना तो हाँ जीवन ही नहीं है। आप गौर कर रहे हो? नहाना। हाँ बेटा, अरे लेकिन ठंडा। हाँ बेटा, अब गौर कीजिए सारे बच्चे
कि जितना भी वर्ब आपने बोला सबके एंड में ना आया, राइट? आया कि नहीं आया, है ना? यस सर। हाँ, तो जैसे हिंदी में एंड में ना आता है ना, इंग्लिश में भी कुछ मामला करना पड़ता है वर्ब के लिए। समझ रहे हो बात? क्या मामला करना पड़ता है भाई? जैसे आपने बोला ना खाना, आपने बोला ना खेलना, है ना? आपने बोला आना, जाना, इस सब जितना भी आप बोल रहे हो सब काम है ना, वर्ब है। और आप जान लो अंग्रेजी में इसका अंग्रेजी आप जानते हो ईट, लेकिन नहीं, हम देखो क्या लिख रहे हैं। दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। हाँ, हम ईट लिखे, टू ईट लिखे, टू ईट। हाँ, तो वर्ब हमेशा ऐसे होता है, राइट, टू के साथ। और इसके 5 फॉर्म्स होते हैं, ताकि अलग अलग, जैसे काम हो रहा है तो काम कुछ अभी हो रहा है, कुछ पहले हुआ था, कुछ आगे होगा, राइट, ऐसा होता है ना। तो ये सब चीजें बताने के लिए अंग्रेजी में वर्ब को 5 तरीकों से लिखा जाता है, इनको डिनोट किया जाता है V1, V2, V3, V4 और V5 के नाम से। मेरी बात समझ में आ रही है? हालांकि इन सब का नाम है, ठीक है। देखो क्या नाम है, इसको जान लो। प्रेजेंट नाम है, पास्ट नाम है, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल नाम है, फ्यूचर नहीं नाम है, वर्ब का नाम है। जो V1, V2 लिखा हमने उसका नाम है, पास्ट पार्टिसिपल्स नाम है, और एक नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। क्या नाम है ये? प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, ठीक है। जब V1 या V5 होता है तब इसको प्रेजेंट कहते हैं, V2 होता है तो पास्ट कहते हैं, और V3 होता है तो पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, और V4 होता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। यानी सीरियल नंबर के हिसाब से 5 ग्रुप है, V1, V2, V3, V4 और V5, राइट। लेकिन नाम के हिसाब से 4 ग्रुप है। V1 और V5 को एक ही ग्रुप में रखा गया, प्रेजेंट ग्रुप में। बोले सर होता क्या? जैसे हमने बोला खाना, तो खाना का हमने टू ईट बताया, तो ईट इसका V1 होगा, एट इसका V2 होगा, इटेन इसका V3 होगा। बात समझ में आ रही है? और ईटिंग इसका V4 होगा, और ईट्स इसका V5 होगा। मेरी बात समझ में आई सबको? जैसे हमने बोला खेलना, तो खेलना टू प्ले मतलब खेलना होता है, लेकिन प्ले बोलेंगे तो V1 होगा, प्लेड बोलेंगे तो V2 होगा, V3 भी प्लेड है, V4 है प्लेइंग, और V5 है प्लेस। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब जरा देखिए कि आपका 2 तरह का वर्ब यहां पर लिखा गया। एक ऐसा वर्ब लिखाया जिसके V2 में और V3 में ED नहीं लगा है, और एक ऐसा वर्ब लिखा है जिसके V2, V3 में ED लगा है। तो जब ED लगा रहे तब इसको कहा जाता है रेगुलर वर्ब, और नहीं लगा रहे तो इसको कहा जाता है इर्रेगुलर वर्ब। याद रहेगा सबको, रेगुलर और इर्रेगुलर। किसकी वजह से पता चलता है? ED की वजह से। V2 और V3 में ED है, then it is regular, and if there is no ED in V2 and V3 then this is called irregular, right? आना बोलना? Yes sir. बहुत सिंपल, एकदम आसान, एकदम आसान, एकदम। Yes sir. यस बच्चों, शाबाश, वेरी गुड, एकदम आसान, राइट। अब बोलिए सर ये 5-5 चीजें क्यों बनाई गई? ताकि अलग अलग टाइम में जो काम हो रहा है, जरा सा गौर करना। अगला पेज लेते हैं, अगला बोर्ड, ठीक है। कुछ काम अभी हो रहा है, राइट, कुछ काम खत्म हो गया, कुछ काम होगा। ये सिचुएशन बताने के लिए अलग अलग फॉर्म्स की जरूरत पड़ती है, और इस सिचुएशन बताने को कहा जाता है बेटा टेंस। इस सिचुएशन को क्या कहा जाता है बेटा? टेंस। टेंस मतलब कि वर्ब को लिखने का ऐसा तरीका जिससे पता चले कि वो काम प्रेजेंट में हुआ कि पास्ट में कि फ्यूचर में होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? और इस काम के लिए खाली वर्ब V1, V2, V3, V4 की जरूरत नहीं होती है, एक और चीजों की मदद की जरूरत पड़ती है, हेल्प की जरूरत होती है, जिनको हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं।
और इनकी संख्या इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 24 है। इनकी संख्या कितनी है बच्चों? 24. हाँ, कौन कौन है जानना चाहोगे? Yes, sir. Is, are, am, was, were. ठीक है, has, have और had। ठीक है, फिर एक बोलेंगे do, does, Evening, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, did। ठीक है, अब देखो ये जो हमने लिखा बेटा, इसको बी का ग्रुप कहा जाता है। ये पूरे को ग्रुप वाइज नाम है। किस तरह? 5 इज, आर, एम, वॉज और वेयर। ये 5 को ग्रुप वाइज क्या नाम दिया गया है? बी। और इसको नाम दिया गया है हैव। इस ग्रुप का नाम क्या दिया गया है? हैव। और इस ग्रुप का नाम दिया गया है डू। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, और इनको कहा जाता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। लेकिन इसके अलावा भी होते हैं। कौन कौन होते हैं हम लिख रहे हैं यहाँ पर, तुम ध्यान मत देना मेरे लिखे पर। कैन, कुड, मे, माइट, shall, should, will, would, used to, ought to, need not, dare not और must। गिन के देखो तो 13 है कि नहीं है। और इनको कहा जाता है मॉडल्स या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। इनकी संख्या है 13 और इनकी टोटल संख्या है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की 11। तो मिलाकर के 24 हो गए कि नहीं हो गए? Yes, sir. और टेंस में इनकी जरूरत पड़ती है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स की टेंस में जरूरत पड़ती है, मॉडल्स की जरूरत टेंस में नहीं पड़ती। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ये जितना भी बी वाला रूप है बच्चों, बी वाले रूप के साथ हमेशा V4 यूज होता है, इसके साथ V3 यूज होता है, इसके साथ V1 यूज होता है। ठीक है, याद रखिएगा। बी वाला जब भी रूप आएगा यानी इज, आर, एम, वाज, वेयर तो V4 यूज होगा। हैव वाला जब भी रूप आएगा तो V3 यूज होगा। डू वाला जब भी फॉर्म आएगा तो क्या यूज होगा बच्चों? V1 यूज होगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. और टेंस में आपको टेंस में V1, V2, V3, V4, V5 ऐसी पांचों फॉर्म की जरूरत पड़ेगी और साथ ही साथ ऑक्सिलरी वर्ब की भी जरूरत पड़ेगी। ये दोनों के बिना, दोनों में से कोई भी एक गायब रहेगा तो टेंस सही नहीं होगा। मॉडल्स की जरूरत कभी भी नहीं पड़ती है, बट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑक्सिलरी वर्ब एंड दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू मॉडल अबाउट मॉडल्स आल्सो, बिकॉज मॉडल्स आर आल्सो अ काइंड ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स। गॉट इट? As I told you that when we talk about कि काम कब हुआ तो उसको बताने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो होता है टेंस। और हमने बोला कि इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस होगा तो वर्ब्स होंगे इधर सब्जेक्ट और इधर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है ये बता दो पहले। तो सब्जेक्ट का मतलब डूअर या जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात हो रही है।
डूअर मतलब जो काम को कर रहा है, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू Ramesh is a student. You can look at this sentence. Here in this sentence we are not talking about any काम. हम लोग कोई काम तो बात कर ही नहीं रहे, verb है ये बट कोई काम नहीं है। इसका मतलब हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं? रमेश के बारे में। Look at this. किसके बारे में बात हो रही है? सोच के देखो, रमेश के बारे में। That's why it is subject. एक और एग्जाम्पल देखो, Ramesh is learning English, right? What I told you, Ramesh is learning English. अभी इसमें क्या है? काम हो रहा है एक, दिस इज काम, और ये कौन है? काम करने वाला है। लर्निंग का काम कौन कर रहा है? रमेश कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज सब्जेक्ट। गॉट इट? एंड काम को क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। आई होप कि सब्जेक्ट और वर्ब की पहचान अब किसी को गलती से भी गलती नहीं होगी, राइट? Yes, sir. ज्यादा नहीं ना पढ़ा रहे बच्चों को। 6-10 में हमने स्टार्ट किया, अभी बहुत सारे बच्चे ज्वाइन नहीं किए हुए। एकदम कंपलसरी कर देंगे सारे बच्चों के लिए क्लास, एकदम कंपलसरी है, ठीक है? एक्सेप्ट फॉर ए फ्यू वर्ड्स। 4-5 बच्चे हैं जिनको करना जरूरी नहीं है, बाकी सब बच्चों के लिए क्लास जरूरी है। 10% बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए ये जरूरी नहीं है। कर ले तो उनकी भी क्लैरिटी ज्यादा आएगी। Got it? अब इसमें आप देखो अच्छे से, 2 पार्ट आपको नजर आएगा। देखो, is it an auxiliary verb? Yes, tell me or not? Yes, sir. And this is V4. ये दोनों मिला तब टेंस बना, ठीक है? और जो टेंस बना वो प्रेजेंट का टेंस है, और प्रेजेंट के अंदर भी कंटिन्यूअस। क्योंकि जब हम टेंस की बात करते हैं तो एज आई टोल्ड यू कि टेंस फिर कितने तरह के हो जाएंगे? 3 तरह के हो जाएंगे। बोलिए कौन कौन? अभी हमने बोला कि अभी जो काम हो रहा है प्रेजेंट, जो हो गया वो पास्ट, और जो होगा वो Future. है ना? समझो ऐसे, राइट? अभी प्रेजेंट के अंदर भी कुछ काम ऐसा होता है जो अभी सिर्फ प्रेजेंट में हो रहा है, कुछ काम ऐसा होता है ना जो कि पास्ट में हुआ लेकिन प्रेजेंट से रिलेटेड है किसी ना किसी तरीके से। बात समझ में आ रही है? आई होप कि सभी बच्चों को इतनी तक चीजें समझ में आ गई होंगी, हाँ ना बोलना? Yes, sir. यस सर। तो हम चाहते हैं, क्योंकि आज बहुत सारे बच्चे 90% बच्चे क्लास नहीं ज्वाइन किए हुए हैं, ठीक है? तो आज हम चाह रहे हैं कि क्लास यहीं पे रोक दिया जाए, ठीक है? और बाकी चीजें कल करी जाए, आज थोड़ा कम पढ़ा जाए। क्या अग्री करते हो सब लोग? बोलो हाँ ना? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रोक देते हैं। थैंक यू वेरी मच। इस सब क्लास का बैकअप आपको ऐप पे मिल जाएगा, वीडियो भी और पीडीएफ भी। पीडीएफ तो अभी टेलीग्राम पे भी दे देंगे कुछ समय तक, लेकिन फिर सब टेलीग्राम पे जाना रुक जाएगा। और इस सब का बैकअप, बेसिक इंग्लिश कोर्स आपको ऐप में फर्स्ट कोर्स दिख रहा होगा अभी, है ना? उसी पर आपको मिल जाएगा, राइट? सारा वीडियो रिकॉर्डिंग भी और पीडीएफ भी।